हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10। सो दिस इज़ आद्रिका एंड आज के इस वीडियो में हम तुम्हारा जो बायोलॉजी का स्पेसिमेन पेपर है जो तुम्हारा बायोलॉजी का साइंस पेपर 3, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं आज हम तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर। ये तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर है फॉर 2024 बैच और 80 मार्क्स का पेपर होता है तुम्हारा। 2 आवर्स का पेपर होता है। ये सब इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेना क्या लिखा है इसमें। ठीक है, आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली, यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग फर्स्ट 15 मिनट्स। तो ये सब हम देख लेना क्या है। और अब ये देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं तुम्हारी, ये ज़रूर पढ़ना एक बार डिटेल्स। अपने पेपर को स्टार्ट करने से पहले एक बार पहले इसमें जो डिटेल्स लिखी होती हैं वो ज़रूर पढ़ लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें क्या क्या अटैम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए कंपलसरी है, जिसमें तुम्हें ऑलमोस्ट क्या पूरे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एंड सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। जो तुम्हारा सेक्शन बी है उसमें से तुम्हें कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपनी चॉइस के। ठीक है, उसमें तुम चॉइस कर सकते हो और उसमें कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। द इंटेंडेड मार्क्स फॉर क्वेश्चंस और पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन ब्रैकेट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना। पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन। चलो जल्दी से पहले डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब देखो तुम्हारे MCQs कितने मार्क्स के आते हैं, 15 मार्क्स के। ठीक है, तो 15 मार्क्स से सबसे पहले तुम्हें MCQs देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द हाइड्रोथोर्स इट्स कॉल्ड ए ट्रांसपिरेशन, बी ब्लीडिंग, सी गटेशन, डी इवेपोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी गटेशन। और तुम इसे अपने बुक से चेक कर लेना सारे आंसर्स। मैंने सब बुक से ही तुम्हारे ढूंढ के निकाल लिखे, इसमें मैं बता दूंगी, तो तुम्हें एक बार चेक भी कर लेना। ठीक है, तुम्हें अगर तुम्हारा पूरा भी सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं होगा, तुम ऐसा करो जो तुम्हें आते हैं तुम उन्हें एक बार देख लो, क्योंकि जो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए उसको तुम देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट होते जाए उस अकॉर्डिंग तुम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। ठीक है, और बाद में एक बार पूरा स्पेसिमेन पेपर फिर से सॉल्व कर लेना। और स्पेसिमेन पेपर देखो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिमेन पेपर को छोड़ना नहीं, उसे भी लर्न कर लेना मतलब उसे समझ लेना अच्छे से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जब तुम पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो तुम्हें सब क्वेश्चंस ही मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा तो ये स्पेसिमेन पेपर होता नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये सब मैंने बुक से ही करा है, तो इसमें कुछ अलग से नहीं, कोई लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं, सब वैसे ही वाले तुम्हारे जो बुक में डायरेक्ट लाइन से वही वाले क्वेश्चन आते हैं बायो में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पे स्पेशल फोकस रखना अपना कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस अच्छे से करो। इनफैक्ट जो तुम्हारे लॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग वाले नहीं, मतलब बायो में लॉन्ग ज़्यादा आते ही नहीं है। जो तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी तुम्हारे 1-2 लाइन के होते हैं ज़्यादा। अगर कुछ सब्जेक्टिव जैसा भी क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा तुम्हारे 5 to 6 लाइन से ज़्यादा बड़ा कोई आंसर होता नहीं, वो भी मैक्सिमम मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, इसलिए मतलब मोस्टली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही आता है। जो तुम्हारा सेक्शन ए होता है वो तो पूरा ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलो अब देखते हैं अपना सेकेंड MCQ। सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मोर ग्लूकोज, प्रोटीन्स, RNA और DNA। तो इसका करेक्ट आंसर है DNA। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वाइल प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स पीटर इंसर्टेड अ स्टिक इनटू हिज ईयर, ही लॉस्ट हिज हियरिंग ड्यू टू द रप्चर ऑफ ए ईयर ड्रम, बी पेरिकार्डियम, सी कॉर्निया, डी पिना। तो ड्यू टू द रप्चर ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है, इसका आंसर होगा ईयर ड्रम। फिर फोर्थ वाला है, द प्राइम सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज वेहिकुलर एमिशंस, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, सी सीवेज एंड डी एफ्लुएंट्स होना चाहिए था यहाँ पर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट इज सप्लाइड बाय हेपेटिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा वो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। ठीक, कोरोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। फिर तुम्हारे देखो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इसलिए तुम्हें देखो इस बार के सारे स्पेसिमेन मैंने देखा कि जनरली तुम्हारे असर्शन वाले क्वेश्चंस MCQs में आए हैं, तो तुम्हें सारी लाइन्स भी अच्छे से पढ़नी है तुम्हारी बुक की। ठीक, देखो देयर इज अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन समर दैन इन विंटर, और इसका रीजन लिखा है इन समर वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर एज स्वेट, सो द किडनीज रीअब्सॉर्ब मोर वाटर, हेंस द यूरिन फॉर्म्ड इज लेस इन समर दैन इन विंटर। तो ये जो पहला वाला असर्शन लिखा है ये रॉन्ग है। ठीक है, देयर इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन विंटर होना चाहिए था, दैन इन, यहाँ पे विंटर होना चाहिए था और दैन इन समर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये उसका करेक्ट, अगर ये लिखा होता तो ये तब ट्रू होता। लेकिन जो सेकंड वाला रीज़न है, अगर मतलब ये होता तो कि समर में
जो इसका ये वाला रीज़न है इसका कि इन समर वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर एज स्वेट, सो द किडनीज रीअब्जॉर्ब मोर वाटर, हेंस यूरिन फॉर्म्ड इज लेस इन समर दैन इन विंटर। तो देखो यहाँ पे इस करेक्ट स्टेटमेंट लिखी गया यूरिन फॉर्म्ड इज लेस इन समर दैन इन विंटर, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी, ए इज फॉल्स बट एंड आर इज ट्रू, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा एमसीक्यू। द एज रिस्ट्रिक्शंस फॉर मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बाय लॉ इन इंडिया इज, ये तुम्हारी बुक में बॉयज़ 18 ईयर्स, गर्ल्स 21 ईयर्स, बॉयज़ 17 ईयर्स, गर्ल्स 16 ईयर्स, बॉयज़ 21 ईयर्स, गर्ल्स 18 ईयर्स, और बॉयज़ 20 ईयर्स एंड गर्ल्स 17 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉयज़ 21 ईयर्स एंड गर्ल्स 18 ईयर्स। चलो अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हरी इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द फिश इन एन aquarium, so he set up an aquarium in his house. Along with a number of freshwater fish, he also placed a clownfish, which is a saltwater fish. हाँ. After a few hours, the clownfish was found dead and floating on water. This was due to A. endosmosis, B. exosmosis, C. osmoregulation and D. excretion. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोस्मोसिस की वजह से ऐसा हुआ। चलो अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द सॉल्वेंट यूज फॉर डिजोल्विंग क्लोरोफिल वाइल टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च इज, कौन सा सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं क्लोरोफिल डिजोल्व करने के लिए? तो उसका आंसर है तुम्हारा पहले ऑप्शन है तुम्हारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी लाइम वाटर, सी वाटर और डी एथाइल अल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तुम्हारा एथाइल अल्कोहल है, जिससे हम क्या मेथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। तुम्हारी बुक्स में मेथाइलेटेड स्पिरिट लिखा तो बात एक ही है, ठीक है। मेथाइलेटेड स्पिरिट कहो या एथाइल अल्कोहल लिखो, तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स इन अ ह्यूमन मेल इज, ऑप्शन ए एपिडिडाइमिस, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी एपिथीलियम एंड ऑप्शन डी एंडोथीलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एपिडिडाइमिस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। A sequence of DNA has 20 nitrogenous base pairs, of which 100 are thymine adenine pairs. What is the number of cytosine guanine pairs in this sequence? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो ऑप्शन तुम्हारे वो है 50, 200, 100 और 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 100, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला एमसीक्यू देखते हैं। द स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स विच फंक्शंस ड्यूरिंग अ ड्रॉट इज, ठीक है। ए ऑक्सीन्स, बी एब्सिसिक एसिड, सी इथाइलिन एंड डी साइटोकाइनेंस। तो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है प्लांट्स में उसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं एमसीक्यू। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज प्रपोज्ड टू बी बेटर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस मेक इट अ बेटर अल्टरनेटिव, ठीक है। ये तुम्हारा थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा मुझे कि पता नहीं तुम्हारी बुक्स में मेंशन है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक जो मैंने सेलिना कॉन्सेंस वाली बुक देखी थी उसमें तो ये मेंशन नहीं था। अब जो तुम बुक यूज़ करते हो सकता है उसमें लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है। एक बार देख लेना। सीएनजी वाला पॉइंट तो लिखा है, बट ये नहीं लिखा है कि ये रीजंस कौन से हैं जो इसे एक अच्छा बेटर अल्टरनेटिव बनाते हैं। तो तुम्हारा पी वाला पहला वाला जो तुम्हारा रीज़न है वो है कंबशन लीव्स लिटिल और नो रेसिड्यू। ऑप्शन जो अब तुम्हारा क्यू वाला रीज़न है वो है एब्सेंस ऑफ कार्बन इन सीएनजी, और जो तुम्हारा आर वाला रीज़न है वो है इजीली अवेलेबल। तो मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो उसका आंसर होना चाहिए ओनली पी एंड आर, मतलब ये इसका रीजंस होनी चाहिए कि कंबशन लीव्स लिटिल और नो रेसिड्यू और इजीली अवेलेबल, और पी ये सारे इसके रॉन्ग ऑप्शंस मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए इसका आंसर। एक बार देख लेना तुम, अगर तुम्हें कुछ और लगता है तुम बता सकते हो इसका आंसर मुझे कमेंट में, ठीक है। चलो अब देखते हैं। द ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्टिस। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? तो वो होता है तुम्हारा स्टोमा दिया है, बी स्टोमा, सी ग्राना, डी थैलाकॉइड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्टोमा, ठीक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला एमसीक्यू। लता वांटेड टू क्रॉस द रोड, शी लुक्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड एंड देन वॉक्ड अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द रोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। तो कौन कौन से ये इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कौन कौन से ये तुम्हारे जो ऑर्गन से कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वाला तुम्हारा सेरिब्रम, सेकंड तुम्हारा सेरिबेलम, थर्ड है स्केलेटल मसल्स और डी है मतलब ऑप्शन 4 है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली 3 यानी कि स्केलेटल मसल्स, 1 and 3 सेरिब्रम एंड स्केलेटल मसल्स, 1, 3 and 4 यानी ये सेरिब्रम, स्केलेटल मसल्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, या सेरिब्रम, सेरिबेलम और स्केलेटल मसल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेरिब्रम, सेरिबेलम और स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं ये ऐसे प्रोसेस में। ठीक, चलो अब मैं देखते हैं नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। नेम द फॉलोइंग। देखो बायो में ऑब्जेक्टिव्स बहुत आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से तैयार करना। ठीक है, नेम द फॉलोइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन एराइथ्रोसाइट्स। तो एराइथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? आरबीसीज को ही हम एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, आरबीसीज को हम एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, जैसा कि तुम्हें पता ही है। और इसका जो आंसर होगा द रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है तुम्हारे एराइथ्रोसाइट में, उसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। ठीक है, इससे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं एच और स्मॉल बी से। और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है हमारा। नेम द फॉलोइंग द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वो टिश्यू जो सब ट्रांसपोर्ट करता है मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन सा है? फ्लोएम। ठीक है, अगर यहाँ वाटर लिखा होता फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इसका आंसर क्या हो जाता? जाइलम। ठीक है, चलो अब सी वाला देखते हैं। द टाइप ऑफ जीन विच इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंट्रास्टिंग एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड। तो ऐसा कौन सा एलील होता है जिसकी जिस जो कंट्रास्टिंग एलील साथ में प्रेजेंट होता है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता उसकी वजह से। ठीक है, तो वो वाला एलील जो होता है वो होता है रेसेसिव एलील। यहाँ पे लिख लेते हैं रेसेसिव एलील। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। द डक्ट विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो वो डक्ट होती है यूरेथ्रा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा द कलेक्टिव टर्म फॉर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, और ये नेम द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन तुम्हारा कितने मार्क्स का आया? 5 मार्क्स का। ऐसे ही तुम्हारी 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बायोलॉजी में, सेक्शन ए में। ठीक है, और सेक्शन बी में जनरली तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, उसमें तो डायग्राम सारे अच्छे से देखना, लेबलिंग्स देखना एंड उनके जितना भी डायग्राम से रिलेटेड जो लिखा होता है पैराग्राफ में वो ज़रूर अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड तुम्हारी ऑब्जेक्टिव वाली बेसिक साइज है वो क्या है? अरेंज एंड री राइट द टर्म्स इन ईच ग्रुप इन द करेक्ट ऑर्डर सो एज टू बी इन अ लॉजिकल सिक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइंड। मतलब जो ये अंडरलाइन है इससे स्टार्ट होना चाहिए और ये एक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा भी एक ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, एक लॉजिक बनना चाहिए सीक्वेंस का। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें इसको लिखना है। तो पहले अंडरलाइन है और तुम्हें इसी से स्टार्ट कर रहा है, जैसे इसमें ग्रास अंडरलाइन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है? तुम्हारा फूड चेन का एग्जाम्पल है। तो पहले ग्रास है, फिर ग्रास को कौन खाता है? मतलब यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिखे थे, जैसे ये तुम्हारा 1 हो गया। ठीक है, तो ग्रास तुम्हारा 1 क्योंकि तुम्हें इसी से स्टार्ट करना है। फिर ग्रास कौन खाता है? ग्रास ऑपर, तो ये 2। फिर ग्रास ऑपर कौन खाता है? फ्रॉग। फिर फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नेक। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसी करेक्ट। और ऐसे तुम्हें नहीं लिखना है 1 2 3 4 करके मत लिख देना पेपर में अपने, तुम्हें पूरा सेपरेट उसको अलग ऐसे इस सीक्वेंस पे लिखना होगा। ठीक है, कि पहले ग्रास फिर ग्रास ऑपर, ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखना अपने पेपर में। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला तुम्हारा क्या है। कॉक्लिया, मैलीज, पिन्ना एंड स्टेप्स। तो तुम्हें पिन्ना से स्टार्ट करना है और उसके बाद जो तुम्हारा बोन आता है सबसे पहले वो होता है, तो इसे पहले फर्स्ट लिख लेते हैं। फिर जो उसके बाद जो तुम्हारा बोन आता है, ठीक है, ईयर ऑसिकल का पार्ट है, और तो ये है तुम्हारा मैलीज। और फिर तुम्हारा जो ईयर ऑसिकल का पार्ट आता है वो है स्टेप्स। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस को देखें तब। और उसके बाद जो तुम्हारा इनर ईयर का पार्ट आता है वो है कॉक्लिया। तो इसका ये है इसका करेक्ट ऑर्डर। और अब नेक्स्ट देखते हैं फिब्रिन, थ्रोम्बिन, फिब्रोनोजिन और प्लेटलेट्स। तो ये तुम्हारे कोगुलेशन ऑफ ब्लड के तरीके से स्टेप्स तरीके तुम्हें लिखना है कि क्या पहले होता है, क्या पहले बनता है, क्या पहले एक्टिव होता है, इस तरीके से तुम्हें इसको ऑर्डर में लिखना है। तो पहला आंसर है तुम्हारा प्लेटलेट्स, सबसे पहले प्लेटलेट्स आती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स आती हैं। देन तुम्हारा थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन इसका आंसर है तुम्हारा फर्स्ट वाला ये, फिर ये थ्रोम्बिन सेकेंड, फिर तुम्हारा जो थर्ड है वो फिब्रिनोजिन, और फिर फिब्रिन, लास्ट में तुम्हारा फिब्रिन बनता है। ठीक है, फिब्रिन फाइबर्स जो होती है बनती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फिब्रिन वो बनती है लास्ट में।
ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम एंड एपिडर्मिस। तो ये तुम्हारा एक डायग्राम को इस क्वेश्चन था, और मतलब उसमें भी लिखा था, लेकिन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है ये। एक तुम्हारा रूट सेल का डायग्राम है, ये तुम्हारे बुक में दिया है, एंड ये उससे जनरली क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होगा, पहले तुम्हें दिया ये एपिडर्मिस होगा। ठीक है, एपिडर्मिस, फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम्हारा होगा कॉर्टेक्स, फिर तुम्हारा क्या होगा एंडोडर्मिस, एंड फिर वो फाइनली किस में चला जाएगा, जाइलम में। ठीक है, वाटर का मूवमेंट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। और अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, एम्ब्रियो, फीटस, ब्लास्टोसिस्ट एंड मॉर्यूला। तो देखो इसमें तुम्हारा पहले एम्ब्रियो नहीं होना चाहिए था, इस पर ये तुम्हारा इसमें ये अंडरलाइन गलत हो गया है, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा मॉर्यूला फॉर्म होता है, देन तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये 1 होना चाहिए था, और ये तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, फिर तुम्हारा एम्ब्रियो बनता है, एंड फिर तुम्हारा फीटस बनता है। अगर हम ये सोचें कि नहीं ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं कि सबसे बाद में पहले क्या बनता है, तो अगर बाद में भी होता तो इसका तो उसमें अंडरलाइन फीटस होता या मॉर्यूला होता। ठीक है, एम्ब्रियो नहीं हो सकता था। ठीक, तो ये एम्ब्रियो इसमें गलत अंडरलाइन हो गया है। तो इसका जो करेक्ट है, इसका ऑर्डरिंग जो करेक्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर हम इसको पहले सबसे पहले क्या बनता है वो है मॉर्यूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट मॉर्यूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, देन एम्ब्रियो बनता है, एंड देन हमारा फीटस बनता है। ठीक है, चलो ये ऐसी इसी तरह हमारी सेकंड जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। देखो ये भी 5 मार्क्स की है, तो ऐसे 5 मार्क्स के तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एंड अब देखते हैं तुम्हारी थर्ड एक्सरसाइज जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, एक मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो तुम्हारा स्टेप लिखा है, स्टेप्स लिखे तुम्हारी बुक में फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, उसमें जो तुम्हारा आयोडीन टेस्ट लिखा है, टू टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च वाला पैराग्राफ, मतलब उसके जो पॉइंट्स लिखे हैं तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, और मेरे टीचर्स ने भी कहा था कि वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। इसलिए तो एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेना कि पहले कौन सा स्टेप होता है, उसमें पहले क्या करते हैं वो, तो इसलिए उसे पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे तुम्हें किस चैप्टर से दिया, यहाँ पे तुम्हें चैप्टर से दिया सेंस ऑर्गन्स, आई वाले पार्ट से तुम्हें ये वाला फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट दिया है, और तुम्हें इसे फिल करना है। ठीक है, तो द टेक्निकल टर्म फॉर शॉर्ट साइटेडनेस क्या है, मायोपिया। इसे लिख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब लिखते हैं मायोपिया, मायोपिया। ठीक है, ठीक है, फिर दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बिकॉज द आई बॉल इज लेंथेंड। lengthened from front to back, or the lens is too curved. ठीक, it can be corrected by using a suitable concave lens, the power of lens is mentioned in minus. ठीक है, तो ये होना चाहिए था इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर्स बिलोंग। ये क्वेश्चन सही से पढ़ना, क्या लिखा है, कैटेगरी टू विच द अदर्स बिलोंग, मतलब जो रेस्ट तुम्हारे ऑप्शन है वो किसको बिलोंग करते हैं, ना कि जो तुमने ऑड वन आउट चूज करा है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से पढ़ना। तो पहला वाला क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर्स, वेजिटेबल पील्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो इसको बहुत ही अच्छे से लिखना, जैसे पहले जो तुम्हारा ऑड वन आउट है उसको लिखना, और फिर इसका नेक्स्ट में रेस्ट डैश करके उसका कैटेगरी लिख देना। ठीक है, अच्छे से लिखना इसको, न्यूज़पेपर्स, वेजिटेबल पील्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स और एनिमल एक्सक्रीटा। तो जो इसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है ये तुम्हारा ऑड वन आउट है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ऑड वन आउट। और इसका रीज़न क्या है, बाकी जो इसमें दिए हैं टर्म्स, बाकी जो दिए हैं ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, मतलब ये डिग्रेड हो जाएंगे, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्पैक्ट करेंगे तभी डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाले सब तुम्हारे क्या है, ये सब रेस्ट क्या है तुम्हारे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
अब क्या, रीनल पेल्विस, रीनल आर्टरी, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग वो होना चाहिए रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी जो टर्म्स हैं ये सब तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं किडनी के, ठीक है, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं। इसे इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। क्या आते हैं तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं किडनी के, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी, ठीक है। एक मिनट, ऑफ किडनी, ठीक है। चलो अब तुम्हारा ऑप्शन जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सी है, यूरोक्रोम, यूरिया, केराटिन और यूरिक एसिड। तो जो तुम्हारा इसका जो ऑड वन आउट होना चाहिए वो है इसका केराटिन, केराटिन होना चाहिए। उसका रीज़न ये क्योंकि जो बाकी वाले तुम्हारे रेस्ट टर्म्स हैं ये सब क्या है, ये सब यूरिन में, यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो इस पर ऑड वन आउट हमारा केराटिन होना चाहिए, और केराटिन यूरिन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो और रेस्ट की कैटेगरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, ठीक है। चलो अब तुम्हारा डी वाला क्या है, ओवल विंडो, कॉक्लिया, ऑडिटरी कैनाल एंड राउंड विंडो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑडिटरी कैनाल। क्यों, क्योंकि जो ये सब वाले पार्ट है, ये जो रेस्ट टर्म्स हैं ये सब क्या है, ये तुम्हारे पार्ट्स हैं किसके, इंटरनल ईयर के, ठीक है। पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर, पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर, ठीक है। चलो अब तुम्हारा क्या है, ADH, TSH, ACTH और NADP। तो ये सब तुम्हारे क्या है, ADH, TSH, ACTH, तो ये सब क्या है, तुम्हारे हॉर्मोन्स हैं, क्या है, हॉर्मोन्स हैं। और ये जो ये है NADP ये क्या है, ये ऑड वन आउट है, पहले मैं बता दूँ ये ऑड वन आउट है। और ये क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो फोटोलिसिस करवाता है, ठीक है, प्लांट्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि मतलब ये ऑड वन आउट है, और जो कैटेगरी है रेस्ट की वो क्या है, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, ठीक। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तुम देख रह सकते हो कि बायो में देखो कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारे मार्क्स इसी से आएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से इसलिए प्रिपेयर करना। अभी जब तुम सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस देखोगे तब भी तुम्हें समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव कितने ज़्यादा है उसमें भी। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस इन कॉलम 2 एंड री राइट द करेक्ट मैचिंग पेयर्स। तो कॉलम ए कॉलम बी तुम्हें कुछ टर्म्स दिए हैं जिन्हें तुम्हें मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। और स्पाइनल कॉर्ड तुम्हें स्पाइनल कॉर्ड किससे मैच करोगे, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूरॉन्स, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। फिर तुम्हारा एड्रिनल मेड्यूला, तो एड्रिनल मेड्यूला तुम्हारा क्या, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, एक मिनट, बी, हाँ बी। फिर तुम्हारा है नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन मैन। तो नंबर ऑफ ऑटोजोम्स कितने हैं, 44 बोलो या 22 पेयर्स, बात एक ही है। फिर तुम्हारा आया किडनी, तो किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या थी, नेफ्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स तुम्हारा क्या सिक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, कॉर्टिसोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तुम्हारा ये दो तुम्हारे एक्स्ट्रा बचेंगे, और इसका जो करेक्ट मैच होगा वो ये हुआ, ठीक है। तो देख लेने से भी एक बार। चलो इसी तरह हमारा पूरा सेक्शन ही कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने सेक्शन बी पर, जिसमें तुम्हें कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और दिए कितने क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए। देखो तुम्हें बायो में भी काफ़ी अच्छी खासी तुम्हें चॉइस मिलती है, और 7 क्वेश्चंस में से तुम्हें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो देख लेना कि तुम्हें कौन से तुम्हें क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम कौन से अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे तुम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वाला क्या है, द जीन ऑफ रेड हेयर इज रेसेसिव टू द जीन फॉर ब्लैक हेयर, व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ अ पर्सन इफ ही inherits a gene for red hair from his mother and a gene for black hair from his father।
तो अगर एक जीन रेड हेयर का आएगा और एक जीन ब्लैक हेयर का आएगा, सपोज मैं इसे एच से डिनोट करती हूँ, तो इसका जो जीन होगा वो कैसा होगा, हेट्रोसाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो मतलब इस ये वाला है तुम्हारा डोमिनेंट एलील और ये वाला है तुम्हारा रेसेसिव एलील। तो एक मदर से मिला है और एक फादर से मिला है। ठीक है, तो लेकिन डोमिनेट कौन सा करेगा, ये जो तुम्हारा ये वाला डोमिनेंट एलील है, ठीक है, वो तुम्हारा डोमिनेट करेगा रेसेसिव एलील पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, और अगर ऐसा तुम्हें दिखता है तो कौन सा जो पर्सन का हेयर कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि ब्लैक वाला हमारा कौन सा है, डोमिनेंट एलील है। ठीक, और एच जो स्मॉल एच वाला है वो कैसा हमारा, रेसेसिव एलील। तो ब्लैक वाला डोमिनेट कर जाएगा रेड पर, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ब्लैक हेयर होगा। ठीक, चलो इसे तो पनेट स्क्वायर बना के इसको कर लेना, और अगर तुम्हें पनेट स्क्वायर वगैरह नहीं आता बनाना तो तुम मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने बनाया कि कैसे तुम्हें पनेट स्क्वायर वगैरह बनाने, तो उसे एक बार देख लेना। चलो अब देखते हैं अपना इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। ये तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन पूरा जनरली जेनेटिक्स से ही पूरा दे दिया गया है, तुम्हारे बेसिक बायोलॉजी से दिया गया है। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तुम्हें मेंडल का लॉ बताना है डोमिनेंस वाला। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि मेंडल के 3 लॉज हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस के मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के 3 लॉज हैं। कौन से लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि जो तुमसे पूछा गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ होते हैं मेंडल के इनहेरिटेंस के, और तुमसे मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा है। तो डोमिनेंस वाला लॉ कौन सा है कि अगर कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो एक ही से उसमें से एक्सप्रेस हो पाता है, और बाकी जो दूसरा है वो अनएक्सप्रेस हो जाता है, अनएक्सप्रेस रहता है। ठीक है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, डोमिनेट हो जाता है। ठीक, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ, तुम्हारी बुक वाली लैंग्वेज जो बोलूँ मैं, तो उसका आंसर हो जाएगा, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन सप्रेस्ड। ठीक है, तो ये है तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इतना लिख दोगे तो तुम्हें मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगर तुम एक्स्ट्रा लिखना चाह रहे हो तो ये सब लिख देना कि द एलील दैट एक्सप्रेसेस द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द वन दैट इज अनएक्सप्रेस्ड इज द रेसेसिव वन। ठीक, लिख देना अगर तुम्हें लगता है और तुम्हें लिखना है तो, वरना 2 मार्क्स का है तो तुम्हें सिर्फ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा है, तुम्हें आराम से इसका मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब तुमसे नेक्स्ट पार्ट पूछा गया, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो एक जैसे दिखते हैं, पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, और जो एक ही शेप के होते हैं, एक ही साइज़ के होते हैं, और एक एक हमें अपने दोनों पेरेंट्स से मिले होते हैं। ठीक है, वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर हम मुझे बुक की लैंग्वेज में बोलूँ मैं अगर, तो क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज वन ऑब्टेन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये सब तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें इसे बता दे रही, तो बुक में अपनी देख लेना। ठीक है, फिर है तुम्हारा डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। उससे पहले मैं बता दूं कि जो फिनोटाइप और जीनोटाइप के फर्स्ट फिलहाल जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन के जो तुम्हारे बुक में रेशियोज़ दिए होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रेशियोज़ ज़रूर लर्न कर लेना। मतलब मैं तुम्हें ऐसे एडिशनल पॉइंट बता देती हूँ कि काफ़ी क्या, मतलब जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन देखती हूँ मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मुझे बताया गया था, या जब मैंने पेपर दिया था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो सम टाइम पर, तो मैं आज भी मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत पहले पेपर नहीं दिए थे, मैंने रिसेंटली पिछले साल ही पेपर दिए अपने 10th के, तो ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ तुम्हें कि ये फिनोटाइप और जीनोटाइप जो तुम्हारे रेशियोज़ दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है, तो पहला जो अगर हम बात करें जीनोटाइप की, तो जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल में तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप, और फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो अगर मैं से तुम्हारी बुक की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका आंसर होगा जीनोटाइप का मतलब है द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और फिनोटाइप के बारे में बोलूँ तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर तुम्हारा ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का तुम्हें एक डायग्राम बनाना है। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मतलब तुम्हें होमोलोगस पेयर बनाना है। तो ऐसे तुम मतलब देखो ऐसे करके एक क्रोमोसोम बनाओ, 1 मिनट तुम अपना बढ़िया से बना लेना। ठीक है, ये तुम्हारा एक क्रोमोसोम है, मैं यहाँ पे ऐसे ही बना रही हूँ, तुम इसे बना लेना अपने से, और 2 एक जैसे क्रोमोसोम बनाना। ठीक, और उसे ऐसे डिफाइन कर देना कि क्या है, जैसे ये सेंट्रोमियर है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है, और ये तुम्हारी क्या है, क्रोमैटिड्स हैं।
और नीचे इसका लिख देना कि क्या है डिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, और ब्रैकेट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स लिख देना। ठीक है, तो ऐसे तुम बना देना इसको, अपना फेयर में फेयर बना लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम पहले क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा फाइबर जो तुम्हारे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है साथ में, तो वो तुम्हारा होता है कॉर्पस कैलोसम। एंड उसकी तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन पूछी है। तो पहले एग्जैक्ट लोकेशन का पूरा अलग क्वेश्चन बनाता आता था, लेकिन देखो तुम्हारे में एग्जैक्ट लोकेशन को अलग से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मतलब ये नहीं कि तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन लीव कर देनी है, इसका मतलब तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन तब भी याद करनी है, क्योंकि चाहे वो एक अलग से तुम्हारा सेपरेट क्वेश्चन है एग्जैक्ट लोकेशन का, या इस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर उसका कोई सब पार्ट आ जाए, तो एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें करनी ही करनी है, और सबकी याद करनी है, और एग्जैक्ट लोकेशन लर्न करनी है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन से मतलब अगर तुमने उसका कोई एक वर्ड भी मिस कर दिया तब भी तुम्हारा वो गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब तुम्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ही पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हें कॉर्पस कैलोसम की यहाँ पूछी गई है, तो कॉर्पस कैलोसम की एग्जैक्ट लोकेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। शीट ऑफ फाइबर्स ये लिख लेना, या फिर मैं लिख ही दे रही हूँ। शीट ऑफ फाइबर्स in the center of in the center of in the center of क्या ब्रेन कनेक्टिंग द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये लिख देना तुम, कनेक्टिंग द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। यहाँ स्पेस इतनी नहीं आ पाएगा तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो इसे लिख लेना एग्जैक्ट लोकेशन कॉर्पस कैलोसम की। फिर पूछा है व्हाट आर द टू हार्मोन्स दैट आर सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन सेक्रेट करता है, कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट। एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वाला क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, चलो फिर तुम्हारा थर्ड क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क क्या है, मेनार्क द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ यंग फीमेल एट अबाउट द एज ऑफ 13 ईयर्स, तो उसे हम कहते हैं मेनार्क। एंड मेनोपॉज क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारी बुक में डेफिनेशन दी है तो मुझसे देख के लिख लेना इसको। मेनोपॉज क्या होता है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल एट अबाउट द एज ऑफ 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेनोपॉज है, और तुम्हारी बुक में सारी डेफिनेशंस लिखी हैं। देखो बायोलॉजी क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, कुछ ज़्यादा उसमें तुम्हें लॉजिक नहीं लगाना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन से तुम्हारा बुक अच्छे से प्रिपेयर करोगे, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक अपनी जो टेक्स्ट बुक्स तुम्हारे पास हो उसी से पढ़ना, बाकी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और उसे एक अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे स्पेशल फोकस देना, बैक के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लासेंटा इन द ग्रोथ ऑफ फीटस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेंटा में तुम आपसे डाल देना, पॉइंट्स में लिख लेना कि मतलब उसके वर्क लिख दो, मतलब वही इसकी सिग्निफिकेंस है कि काम उसका क्या है प्लेसेंटा का, तो वही इसकी सिग्निफिकेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तुम्हारी बुक से ही लिखा है, मैंने कहीं अलग से नहीं लिखा ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। और तो मैं तुमसे एक बार डिक्टेट कर देती हूँ कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसलिए तुम उसे अपने लिख लो, या फिर उसे अपनी बुक में मार्क कर लेना। ठीक है, तो पहला अगर पॉइंट इसका लिखोगे तो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू दैट ऑफ द ग्रोइंग फीटस। तो ये पहला प्लेसेंटा का वर्क है, प्लेसेंटा का फंक्शन है, पहला फंक्शन। फिर दूसरा फंक्शन क्या है, कितने इसमें पूछेगा, इसमें दो फंक्शन पूछेगा, तुम दो फंक्शन लिख दोगे तो वही इसका सिग्निफिकेंस हो गया, वही इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, तो सेकंड वाला तुम ये लिख सकते हो कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द फीटस टू दैट ऑफ द मदर, ये लिख सकते हो। लेकिन तुम अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो ये भी लिख दो कि इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है। ठीक है, तो ह्यूमन गैमेट जिसमें सेक्स क्रोमोसोम वाई होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म, और उसका तुम्हें डायग्राम बनाना है। तुम्हारी बुक्स में ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बना है तो तुम उसे देखकर उस वहाँ से बना लो। ठीक है, चलो और उसका लेबलिंग भी देख लेना, लेबलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर चलो अब
चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टर्म फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमको पता है क्या होता है, मतलब वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो अपनी तो जो बुक की लैंग्वेज है उसे ही लिखना, कुछ और एक्स्ट्रा मत लिखना, और वही सारे जो उसमें लिखा है वो सब इंक्लूड जरूर करना उसमें। तो मैं एक बार इसे रिपीट कर देती हूँ तुम्हारा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग प्लांट सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल प्रोड्यूस फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। तो ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन तुम लिख लेना, तुम्हारी बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट इसका है, राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लर्न कर लेना अच्छे से। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। यहाँ मैंने एल से डिनोट कर दिया, समझ आना तुम क्या लिखा मैंने, लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरो समझ जाना, ठीक है। लिख लेना, हमारी बुक में भी लिखी है ये, ठीक है। क्या है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। तो ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है तुम्हारी फोटोसिंथेसिस की, और इसे याद रखना। चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अ पॉटेड प्लांट हैव वेजिटेटेड लीव्स was exposed to sunlight for 3 hours. One of the leaves was plucked and tested for starch. What will be your observation after the starch test? तो मतलब जब कोई वेजिटेटेड लीव लेंगे और उसको हम सनलाइट में रखेंगे, उसके बाद उसको हम प्लग करके स्टार्च के लिए उसका टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, तब क्या होगा, ठीक है। तब ये होगा कि जो ग्रीन पार्ट है वेजिटेटेड लीव्स का, ठीक है, वेजिटेटेड लीव्स ऐसी होती है जिसमें कुछ ग्रीन पार्ट्स होते हैं और नॉन ग्रीन पार्ट्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन पार्ट्स हैं वेजिटेटेड लीव्स के, वो क्या हो जाएंगे, ब्लूइश टर्न हो जाएंगे, और जो मतलब बाकी पार्ट है वो वैसे ही ब्राउन वैसे ही रहेंगे, ठीक है, ब्राउन ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो ब्लूइश है तो वो इसीलिए ब्लू हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर स्टार्च है। क्योंकि ये आयोडीन टेस्ट कहता है कि अगर ब्लूइश हो जाता है तो कैसा मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुम लिख लेना इसको कि द ओनली द ग्रीन प्लांट्स अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा छोटा, ओनली द ग्रीन पार्ट्स will turn bluish showing the presence of starch, ठीक। तो ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होगी, ये लिख लेना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। द इनिशियल फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट इज ए विच इज लेटर कन्वर्टेड टू फूड बी बाय पॉलीमराइजेशन। नेम द फूड ए एंड बी। तो जो ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं वो क्या होता है, तुम्हारा ग्लूकोज होता है, जैसे कि हमने केमिकल तुम्हारी रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की उसमें भी देखा। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज, ठीक है। और फिर जब प्लांट्स को स्टोर करना होता है, इससे जब पॉलीमराइज हो जाता है ग्लूकोज, तो वो क्या बना देता है, वो बना देता है तुम्हारा स्टार्च। तो इसका बी क्या होगा तुम्हारा, फूड बी क्या होगा, स्टार्च, और फूड ए क्या होगा तुम्हारा, ग्लूकोज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये डायग्राम तुम्हें दिया है, ठीक है, ये तुम्हारा डायग्राम है, एक मिनट, हाँ। तो ये तुम्हें डायग्राम दिया है तुम्हारा, और ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पर बनती इवॉल्व होती है, ठीक है। तो यही ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है। और क्वेश्चंस इससे डायग्राम से आए हैं, क्या है, द नेम द गैस रिलीज व्हेन द सेटअप वाज प्लेस्ड इन सनलाइट। तो कौन सी गैस निकलती है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्वेटिक प्लांट दैट कैन बी यूज्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए हम, जैसे ये प्लांट रखा है यहाँ पे तो दिख रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, हाइड्रिला यूज़ कर सकते हैं, और हाइड्रिला यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पूछा गया है, लेकिन मेरी बुक में 2 मेंशन है, और तुम दोनों ही लर्न करो, अगर 2 पूछ लेंगे ताकि तुम 2 लिख पाओ। दूसरा क्या है, एलोडिया, ठीक है। तो ये 2 तुम्हारे एक्वेटिक प्लांट्स तुम्हारी बुक में मेंशन है, जो हम इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स दोनों। व्हाट विल हैपन इफ़ अ पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू वाटर। तो अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें ऐड कर दिया वाटर में, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो पानी में अमाउंट ऑफ CO2 है वो बढ़ जाएगा, मतलब CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा पानी में, और जो जो बबल्स होंगे वो जल्दी जल्दी बनने लगेंगे, ठीक है, रेट ऑफ बबलिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो लिख लेते हैं इसको, इट इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन या अमाउंट
इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ CO2 in water and bubbles will collect rapidly. ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारा। गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जीन्स। जीन्स की क्या लोकेशन होती है? तो जीन्स तुम्हारे किस पर लिखे होते हैं? क्रोमोसोम्स पर होते हैं। एंड कहाँ होते, और तुम्हारे क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? तुम्हारे न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये लिख दो कि ऑन क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, कॉमा लगा के इन न्यूक्लियस या इनसाइड न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, कुछ भी लिखो। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। ठीक है, तो और साइटो मतलब क्या? साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यही डिफरेंस है उनके बीच का। फिर तुम्हारा है मेंशन 2 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द स्टेज एनाफेज ड्यूरिंग माइटोसिस। तो एनाफेज स्टेज के तुम्हें कोई 2 फीचर्स लिखने हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फीचर्स लिख लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर। अच्छा एक मिनट रुको, इसको भी हम लिख रहे हैं, पहले हम इसका आंसर ले देते हैं फोर्थ वाले का। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ माइटोसिस एंड मायोसिस। तो जब माइटोसिस होता है तब उसके लास्ट, जब माइटोसिस पूरा हो जाता है तो एट द लास्ट कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स बनते हैं। ठीक है, 1 सेल, जैसे ये 1 सेल है, तो जैसे ये तुम्हारा 1 सेल है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, तो जैसे तुम्हारा ये 1 सेल है तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, माइटोसिस के एंड में। ठीक है, और जैसे कि तुम्हारा मायोसिस में क्या होता है? जैसे ये 1 सेल होता है, ये तुम्हारा 4 सेल्स बन जाते हैं इससे। ठीक है, 4 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे 4 सेल्स बन जाते हैं। तो इसलिए से याद रखना कि माइटोसिस में कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स बनते हैं, और मायोसिस में कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया 4। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन हमने अभी छोड़ रखा था। ठीक है, ये 2 और ये 4। ठीक, चलो मेंशन 2 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द स्टेज एनाफेज ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, चलो तो क्या होता है? पहला क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है, जिससे 2 क्रोमैटिड्स जुड़ी होती है, वो सेंट्रोमियर टूट जाता है। और दूसरा क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों अपने अपने पोल्स पर, दूसरे अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहला कि सेंट्रोमियर attaching the 2 sister chromatid splits, centromere attaching the 2 अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा है attaching the 2 chromatids split। फिर सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ड्रॉन अपार्ट टू ऑपोजिट पोल्स। ठीक, और इसमें ये भी लिख सकते हो कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेल फरो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फरो फॉर्मेशन होने लगता है सेल में। सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन सिग्निफिकेंट फीचर्स लिखने तो तुम ये लिख दो, ये तुम्हारा सही होगा। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ड्रॉन अपार्ट and move to opposite poles ठीक, चलो तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस में है, तो इसलिए डायग्राम जरूर अच्छे से देखना, सबके प्रैक्टिस करना, लेबलिंग देखना, उनके अंदर के जिन पैराग्राफ लिखा है उससे रिलेटेड वो जरूर पढ़ना। चलो, नेम द फिनोमेनन डिपिक्टेड बाय द शूट इन द अबव डायग्राम। तो तुम देख सकते होगे कि रूट देखो इधर साइड जहाँ सन है,
लाइट है उसकी साइड देखो ऐसे बेंड कर रही है, ठीक है, उधर उधर ही साइड जा रही है ऐसे करके, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन कहते हैं हम फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है। मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, फोटोट्रॉफिज्म, 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 ठीक है। विच प्लांट हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अबव मूवमेंट। तो फोटोट्रॉफिज्म में जो हेल्प करता है इस ऐसे मूवमेंट को, मतलब शूट की ऐसी मूवमेंट में जो हार्मोन प्लांट के अंदर हेल्प करता है, तो वो कौन सा होता है, ऑक्सिन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। फिर नेम वन स्टिमुलस विच गिव्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर द रूट्स बट द नेगेटिव रिस्पॉन्स फॉर द शूट। तो मतलब रूट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब रूट्स उसकी तरफ क्या हो, उसकी तरफ मूव करें, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट करें, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ें, उसकी तरफ मूवमेंट करें। और नेगेटिव रिस्पॉन्स फॉर शूट, मतलब शूट उससे दूर जाए, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड पर जाए, तो वो है नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो ऐसा स्टिमुलस क्या है, तो क्या है, वाटर। और जैसे जो तुम्हारी रूट्स होती हैं वो कहती हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक होती हैं, एंड जो तुम्हारी शूट्स होती है वो होती है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक, ठीक है। वाटर कह सकते हो, और भी हो सकता है, जो ग्रेविटी हो सकता है, ग्रेविटी। जैसे तुम्हारी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, और जो तुम्हारी शूट्स होती हैं वो होती है नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। तो ये दो स्टिमुलस है, वाटर, ग्रेविटी। और भी लिख सकते हो तुम, वाटर ग्रेविटी यही मेन है तो यही लिखो, वाटर ग्रेविटी। तुमसे पूछा एक ही किया है तो तुम दो ये लर्न कर लेना। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर मैन। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपना। और जो तुम्हारे जितने भी सारे पार्ट हैं ये कितने 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 मार्क्स के हैं, देखो 1 2 3 5 6 7 और ये तुम्हारे 10। तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का तुम्हें 4 करना है, यानी 10 इंटू 40 मार्क्स का तुम्हारा ये है सब सेक्शन बी, और 40 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन ए है, ठीक है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर मैन। तो साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस, सबको पता है, तो होमोसेपियंस लिख लेते हैं, होमोसेपियंस, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, गिव वन एग्जाम्पल। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका आज की जनरेशन में उनका कोई अभी प्रेजेंट कोई इतना खास फंक्शन नहीं है, ठीक है, कोई उनका यूज़ नहीं है, तो वो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, लेकिन वो हमारे अंदर स्टिल प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसे अगर हमारे हम बुक वाली लैंग्वेज में बोले तो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स दैट हैव सीज टू बी ऑफ एनी यूज टू द possessor बट स्टिल परसिस्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन अ रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और तुम्हें कोई एग्जाम्पल देना है तो तुम क्या देख सकते हो, तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं, पिना, विजडम टूथ, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब जो तुम्हारे बुक में दिए हैं उसमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, विजडम टूथ, विजडम टूथ, ये टीथ, ठीक। तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए। स्टेट 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस लिखने आर्टरी एंड वेन के तुम्हें। तो जैसे जो तुम्हारा आर्टरी होता है, सपोज करो ये तुम्हारा आर्टरी है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, आर्टरी है। और ये देखो, एक मिनट, और सपोज करो ये तुम्हारा वेन है, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ बन गया, हाँ फिर से बना लेते हैं। एक बार मैं से रफली तुम्हें बता दूँ क्या है स्ट्रक्चरल डिफरेंस, इसलिए मैंने बना दिया से, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर्टरी है एंड ये वेन है, तो उसमें तुम्हें कुछ डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा कि जो आर्टरी है, मतलब ये अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। और ये आर्टरी में ये कैसा होता है, आर्टरी में ये नैरो होता है, मतलब छोटा बना होता है। देखो तुम देख ही सकते हो कितना नैरो बना है ये। तो इसमें क्या होता है, नैरोअर ल्यूमेन, और इसमें देखो कितना ल्यूमेन कितना बड़ा है, वाइड है, तो इसलिए हम कहेंगे वाइडर ल्यूमेन। और जो ये इसकी जो वॉल है, ये पूरी क्या है, ये वॉल ही तो है, ये पूरी क्या है, वॉल, ठीक है। तो ये कैसी होती है कि थिक होती है एंड मोर मस्क्यूलर, थिक एंड मोर मस्क्यूलर। तो आर्टरी की थिक और मोर मस्क्यूलर वॉल होती है, और जो वेन होती है उसकी थिन होती है, देखो उसकी वॉल थिन है, थिन एंड लेस मस्क्यूलर वॉल। तो ये इनके बीच का स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। तुम इसे अपनी ये लैंग्वेज में लिख लेना, बुक में लिखा है, एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंस जो उसमें लिखे हैं वो तुम देख लेना, ठीक है। एक मिनट को मैं इसे इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं इसे एक बार। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन।
आर्टरी का ये हो गया एंड ये हो गया तुम्हारा वेन का, पता नहीं यहाँ पे आ भी पाएगा कि नहीं। देखो ये है नैरोअर ल्यूमेन, नैरोअर अरे यार एक मिनट को, नैरोअर ल्यूमेन, ठीक है, और थिक वॉल, ठीक है, और ये क्या है, वाइडर ल्यूमेन, वाइडर ल्यूमेन, और वॉल कैसी होती है, थिन वॉल, एंड लेस मस्कुलर भी लिख देना, ठीक है। थिन वॉल, यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने नहीं लिखा, तुम थिन एंड लेस मस्कुलर वॉल और इसके थिक एंड मोर मस्कुलर वॉल। फिर मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ क्रो-मैग्नन मैन, तो तुम्हारे में तो पता है कि तुम्हारा ह्यूमन एवोल्यूशन चैप्टर इस बार आ रहा है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन चैप्टर में से तुम्हें 2 फीचर्स कोई लिखने हैं क्रो-मैग्नन मैन के। तो तुम्हारी बुक में फीचर्स दिए हैं, 5-6 फीचर्स दिए हैं, तो उसमें से कोई भी 2 फंक्शन के नहीं 2 फीचर लिख लेना कोई भी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 फीचर्स ऑफ क्रो-मैग्नन मैन। 4, पहला क्या है, वो पहला क्या है तुम्हारा, वेल डेवलप चिन। इनमें क्या होता है, वेल डेवलप चिन होता है, वेल डेवलप। मैंने थोड़ा स्मॉल वाले पॉइंट्स जो थे वो निकाल लें, तुम भैया थोड़ा 4 पॉइंट्स तो लर्न ही कर लेना, पढ़ सारे लेना, ठीक है। वेल डेवलप चिन, और एक सेकेंड वाला क्या लिख सकते हो तुम कि बॉडी लेस हेयरी, बॉडी लेस हेयरी, ठीक है। फिर तुम्हें ये पिक्चर दी है और तुम्हें क्वेश्चंस बताने हैं, इसके आंसर बताने। नेम द कैटेगरी ऑफ वेस्ट दैट इज बीइंग डिस्पोज्ड, तो तुम देख सकते हो, देखो यहाँ पे ग्लव्स हैं, यहाँ पे मेडिसिन्स हैं, ये तुम्हारी नीडल है, मास्क है, तो इस टाइप का जो वेस्ट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, सेम क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच वेस्ट, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, नीडल्स, साइरेंजेस, डर्टी ड्रेसिंग्स, अनयूज्ड मेडिसिन एंड टैबलेट्स। तुम जो तुम्हें लिखना हो तुम वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के एग्जाम्पल लिख ले, तुम्हारी बुक में मेंशन है। आर दे हैजार्डस टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, गिव अ सूटेबल रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर, तो लिख देना येस दे आर हैजार्डेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स बिकॉज दे ऑफन रीच। मैं यहाँ से लिख देती हूँ बिकॉज, क्यों इसका रीज़न लिख देती हूँ मैं, बिकॉज दे ऑफन रीच, बिकॉज दे ऑफन रीच, बिकॉज दे ऑफन रीच द सॉइल, because they often reach the soil and may, because they often reach the soil and may cause harm to soil organisms, ठीक है, and also to humans indirectly through some agents, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं, 1 मिनट, ये लाइन किसकी कहाँ से पता नहीं, को फिर से लिखना पड़ेगा, इसे एजेंट्स लिख लेते हैं, एंड ऑल्सो टू, ये एजेंट्स, ठीक। तो ये था। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि तुम्हारा आई थिंक क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक है। तुम्हें 7 पार्ट क्योंकि दिए जाते हैं, एंड आउट ऑफ विच तुम्हें कितने 4 करने होते हैं, ठीक है। चलो सॉरी 7 कह रही, 6 दिए जाते हैं, और जिसमें तुम्हें 4 अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, यानी कि 2 लीव करने होते हैं, ठीक है। अगर मैंने 7 बोला हो तो वो 7 नहीं होते, 6 होते हैं, ठीक है, याद रखना 6 होते हैं, और इसमें तुम्हें 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, 2 तुम्हें कोई लीव करने होते हैं,
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डिफाइन ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये है तुम्हारा ऑस्मोसिस एंड इसकी डेफिनेशन तुम्हारी बुक में लिखी हुई है। नेम द 2 सेंसरी सेल्स इन रेटिना मेंट फॉर लाइट एडेप्टेशन। तो लाइट एडेप्टेशन के लिए जो 2 सेंसरी सेल्स तुम्हारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं तो वो कौन से होते हैं? तो वो सेंसरी सेल्स क्या होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, जो सेंसरी सेल्स तुम्हारी रेटिना में पाए जाते हैं होते हैं। ठीक है, मेंशन 1 फंक्शन ईच फॉर सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है? सेरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर। इट कंट्रोल्स ऑल योर वॉलेंट्री फंक्शंस। ठीक है, तो ये तुम्हारे सेरिब्रम का फंक्शन है एंड तुम्हारी बुक पे लिखा है। सेरिबेलम क्या होता है? जो कि तुम्हारा मेन तुम्हारा मूवमेंट ऑफ बैलेंस के लिए तुम्हारा सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी। तो ये फंक्शन किसका है? सेरिबेलम का फंक्शन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, जो कि तुम्हारी बुक में लिखा है। मैं बता देती हूँ क्या इसका आंसर होगा। टू क्लीन द स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, सिटीज एंड टाउन्स, to establish an accountable mechanism of monitoring latrine use, and to eliminate open defecation through the construction of individual cluster and community toilets। तो ये सब तुम ऑब्जेक्टिव्स हैं स्वच्छ भारत अभियान के, अपने लिख लेना। ठीक है, और ये तुम्हारा जो स्वच्छ भारत अभियान वाला पैराग्राफ है उसमें लिखे हैं ऑब्जेक्टिव्स उसके, तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत स्वच्छ भारत अभियान की लाइन्स वगैरह भी पढ़ लेना। गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ब्लड स्मेयर, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहले ऐसा करते हैं हम लोग, इसी में लेवलिंग कर लेते हैं कि क्या चीज़ क्या है और फिर उसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है? राउंड एंड बाइकॉनकेव जैसा। तो ये क्या है? आरबीसी है तुम्हारा। आरबीसी ना लिखना, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि है क्या, तुम्हें लिखना इसमें नहीं है, क्योंकि देखो जो तुम्हें मेंशन हो क्वेश्चन से वही लिखना है तुम्हें। ये तुम्हारा आरबीसी है, इसे आरबीसी मत लिखना। अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या है, तो इसे तुम सीधे वो लिखना एराइथ्रोसाइट। ठीक है, उसका जो मेन उसका नेम है वो लिखना एराइथ्रोसाइट। ठीक है, फिर 2 ये जो तुम्हारा ये क्या है? ल्यूकोसाइट, यानी तुम्हारा WBC। ठीक है, ल्यूकोसाइट। फिर ये जो 3rd है ये क्या? प्लेटलेट्स, यानी थ्रोम्बोसाइट। फिर जो हमारा ये 4th है ये क्या है? प्लाज्मा, जिसमें ये सब है। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, तो मेंशन 1 स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 तुम्हारा एराइथ्रोसाइट एंड सेकेंड तुम्हारा ल्यूकोसाइट है। तो इसका शेप कैसा होता है? यहीं पे मैं लिख देती हूँ, एमीबॉइड शेप। एमीबॉइड शेप। ठीक है, अमीबा लाइक शेप होता है, एमीबॉइड शेप। और आरबीसी का कैसा होता है? राउंड एंड बाई कॉन्केव शेप होता है। ये डिस्क लाइक शेप भी लिख सकते हो तुम, राउंड एंड बाई कॉन्केव। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट 3। ये तुम्हारा प्लेटलेट्स है। ये प्लेटलेट्स का पार्ट क्या, मतलब थ्रोम्बोसाइट, उसका पार्ट फंक्शन क्या होता है? तो उसका होता है कोआगुलेशन, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन। फिर है नेम द पार्ट लेबल्ड 4 क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये है पूरा, और कुछ दिया नहीं? हाँ, और कुछ नहीं दिया। तो ये है तुम्हारा फुल स्पेसिमेन पेपर का सोल्यूशन। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्या क्या कहाँ पे लिखा है और क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस ये तुम्हारे आते हैं, एंड सबके आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए। तो एक बार देख लेना, अच्छा अपना स्पेसिमेन पेपर देख लेना, एंड और भी सब्जेक्ट के स्पेसिमेन पेपर मैं धीरे धीरे पहले से सॉल्व कर लूँ, फिर मैं तुम्हें डालूंगी। ठीक है, और आई होप तुम्हें समझ में आएगा ये। तो चलो देखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड इसे देख लेना एक बार। बाय।